इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखती हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वही समवलय है प्रायोरिटी समवलय को, तो समवलयाकार डाई के लिए मूल मान आपको कंप्लीट लैंग्वेज के साथ लिखना है। कितनी है समवलयाकार के लिए? कितनी है? 253 नैनोमीटर। नेक्स्ट, इसके बाद वही आपको स्टेप बाय स्टेप ये जो आपको टेबल बनाई है इसके अकॉर्डिंग लिखना है। संयुग्मन का विस्तार, ये हो गई समवलय, इसके डबल बॉन्ड के साथ ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक संयुग्मन को बढ़ा रहा है। ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल, ये मतलब ये इन दोनों के साथ ये दो डबल बॉन्ड संयुग्मन को बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? कितने नैनोमीटर की? एक के लिए 30, दो के लिए 60। तो क्या होगा? दो संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए वृद्धि तो कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 2 60 नैनोमीटर की वृद्धि करनी है हमें। तो ब्रैकेट में मैं लिख रही हूं 30 इंटू 2। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ भाई चक्री देख लो। एक वलय के सापेक्ष अगर इसमें भाई चक्रीय द्विबंध मैंने आपको क्या बताया था? भाई चक्रीय द्विबंध ये बताया था कि एक वलय को छुपाओ, दूसरी वलय में देखो। इस वलय के सापेक्ष इसके दो कोने हैं, देखो ये वाले छुपाई, एक कोना दो कोना, एक कोने पे जुड़ा हुआ है ना, तो एक वलय एक हम लिख देते हैं। ओके, इस वाले को छुपाओ, इसके कोने पे है क्या? कोई भाई चक्रीय द्विबंध नहीं है। ओके, इस वाले को छुपाओ, इस वाले में इसमें तो नहीं है, इस वाले को छुपाओ, इसके दो कोने, एक कोना दो कोना, एक डबल बॉन्ड है। आपको कोने देखने कि कोने से दूसरी वाले जब जुड़ी हुई है तो वहां पे कोई डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। तो एक गेरा, तो कितनी कर दें हम इसको? 1 से 2 कर दें। इस वाले को छुपाओ, इसके दो कोने ये रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो कितने भाई चक्रीय द्विबंध है? 3 भाई चक्रीय द्विबंध के लिए वृद्धि कितनी हो जाएगी? 3, एक के लिए 5, 3 के लिए 15, 5 इंटू 3 लिख दिया मैंने। 3 है, एक के लिए 5, 15 हो गया। अब इसके बाद पहुंचते हैं वलय अवशेष। वलय अवशेष ढूंढ ले। वलय अवशेष देखो, वही करो, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एकल बॉन्ड ढूंढ लो। 1 2 3 4 5 6, ये भी है 7। ठीक है, अब काटो, ये ठीक है 1, ये दोनों तरफ से जुड़ा है, काट दो। इसको देखो 2, क्योंकि एक ही तरफ से जुड़ा है। इसको देखो, दोनों तरफ से काट दो। इसको देखो, काटो। इसको देखो, क्योंकि दोनों यहां से भी और इस कोने से भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसको देखो 3, 1 2 3, इसको देखो ये भी 4। तो कितने वलय अवशेष हैं? 4 वलय अवशेष हैं। और 4 वलय अवशेष के लिए वृद्धि कितनी की हो जाएगी? एक के लिए 5 और 4 के लिए 20। तो 4, एक मिनट, इसमें कोई और भी बचा है, शायद ये ही बचा। डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी तो एकल बॉन्ड है जो किसी डबल बॉन्ड, तो 5 हो गई। 1 2 3 4 5, 5 वलय अवशेष हैं। तो 5 वलय अवशेष के लिए वृद्धि, 5 के लिए एक के लिए 5, 5 के लिए 25। काउंट करो कितनी आ जाएगी? 5 5 3 13, 1 6 और 5 11, 12 13 14 और 1 15 की 15, 2 और 2 4, एक मिनट, हाँ ठीक है 353। कितनी वैल्यू आ गई? 353 नैनोमीटर। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
संयुग्मित इनॉन के लिए सबसे पहले देखते हैं संयुग्मित इनॉन। टॉपिक है संयुग्मित इनॉन। इनॉन वर्ड से क्लियर है। इनॉन मतलब एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में C डबल बॉन्ड O समूह भी होना चाहिए। मतलब अगर मैं देखूं यही शब्द के अकॉर्डिंग इन ऑन, जैसे सी कार्बन ऑन कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है, तो कार्बोनिल समूह होना चाहिए और कार्बोनिल समूह के साथ एक और कार्बन लेके संयुग्मन में, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर एक ऑन। तो संयुग्मन में इन तथा ऑन उपस्थित होने पर इस प्रकार बने यौगिक क्या कहलाते हैं? संयुग्मित इनॉन कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, संयुग्मित इनॉन में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से संक्रमण होते हैं। संक्रमण होने के अलावा अब हम उसके बाद देखेंगे कि जिनमें संयुग्मित इनॉन वाली कंडीशन होती है उनमें वुडवर्ड तथा फीजर के नियम के आधार पर हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से संक्रमण पाए जा सकते हैं। संक्रमण कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? 4 प्रकार के, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार सामान्यतः जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें पाया जाता है, लेकिन उनके लिए ऊर्जा अंतराल सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके अलावा और संक्रमण देखते हैं, तीनों पाए जाते हैं नहीं। तो देखो डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार संक्रमण होगा, ठीक है, पाई टू पाई स्टार होगा। सिंगल बॉन्ड है, लॉन पेयर भी है, तो इसमें N2 पाई स्टार संक्रमण भी होगा और इसके अलावा N2 सिग्मा स्टार संक्रमण भी होगा। अब हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार की क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए सामान्यतः अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसे होने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। हम 3 संक्रमण, अब हम ये संक्रमण कौन सी तरंग दैर्घ्य किस लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पर हो जाएंगे, उन वैल्यूज को लिखते हैं। तो अगर हम देखें पाई टू पाई स्टार, तो पाई टू पाई स्टार हो जाता है, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम इनॉन वाली कंडीशन में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 150 नैनोमीटर। मतलब इस नैनोमीटर की अगर उसे तरंग दैर्घ्य दी जाए, इस तरंग दैर्घ्य की अगर उसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण दी जाए तो उसमें कौन सा संक्रमण हो जाएगा? पाई टू पाई स्टार, ठीक है। इसके लिए होती है 190 नैनोमीटर, सॉरी पाई नहीं, ये होती है N2 सिग्मा स्टार के लिए, इसके लिए होती है 190 नैनोमीटर। अर्थात अगर उसे 190 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्राप्त हो जाए तो उसमें कौन सा संक्रमण हो सकता है? N2 सिग्मा स्टार संक्रमण हो सकता है। अब हम N2 पाई स्टार की बात करें तो उसके लिए होती है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 270 से 300 नैनोमीटर के बीच की। अगर उसे 270 से 300 नैनोमीटर के बीच की विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्राप्त हो जाए तो उनमें कौन सा संक्रमण हो सकता है? N2 पाई स्टार। अब हम देखते हैं, एक और बात याद रखनी है, सिर्फ पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार वाले केस में बैंडों के बारे में बताया गया है कि इसके बैंड को, पाई टू पाई स्टार के बैंड को बोलते हैं K बैंड और इसके बैंड को बोलते हैं R बैंड। मतलब पाई टू पाई स्टार संक्रमण के दौरान विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की जो स्पेक्ट्रम में जो बैंड प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं K बैंड और उसको बोलते हैं R बैंड। तो सिर्फ संयुग्मित इनॉन वाली कंडीशन में कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज क्या होती है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार संक्रमण के केस में K बैंड और R बैंड नाम बताया गया है। उनके बैंड्स को K बैंड या R बैंड कहा जाता है। ये आपके सिलेबस में जो 2 नेम दिए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि इसके बाद एक संयुग्मित इनॉन में स्टेटमेंट है कि ध्रुवता बढ़ने के साथ साथ ध्रुवीयता बढ़ने के साथ साथ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम होने लगती है। जैसे जैसे कोई हम अणु लें, अगर वो ध्रुवीय है, जैसे संयुग्मित इनॉन है और संयुग्मित इनॉन होती है, उसकी प्रकृति होती है ध्रुवीय। कैसे होती है? देखो, ये देखो,
संयुग्मित इनोन में C डबल बॉन्ड O होगा। अगर मैं बंध के इलेक्ट्रॉनों को इस पे भेज दूं तो माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, ध्रुवता उत्पन्न हो रही है, मतलब C डबल बॉन्ड O एक ध्रुवीय समूह है। ठीक है, अब ये ध्रुवीय समूह है तो ये विलायक की प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब संयुग्मित इनोन के केस में अगर हम विलायक की दो कंडीशन लेते हैं, एक बार विलायक लेते हैं हम अध्रुवीय और एक बार विलायक लेते हैं हम ध्रुवीय, तो जो अध्रुवीय विलायक होगा उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। किस केस में, अध्रुवीय विलायक में। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवीयता बढ़ेगी, मैंने बोला ध्रुवीयता बढ़ने के साथ साथ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम होती जाती है। कैसे, एक्सप्लेन करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूं कि संयुग्मित इनोन के केस को लिख रही हूं मैं, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड लिया है सिर्फ ये और ये, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूं ओनली। ठीक है, डबल बॉन्ड और ये कीटोन वाला समूह। ठीक है, अब क्या बताया मैंने कि ये जो संयुग्मित इनोन है ये विलायक की प्रकृति से प्रभावित होते हैं। किससे, विलायक की प्रकृति से प्रभावित। अर्थात अगर संयुग्मित इनोन के केस में अगर ध्रुवीय विलायक लिया है, विलायक दो ही प्रकार के, ध्रुवीय और एक दूसरा अध्रुवीय, अगर ध्रुवीय विलायक लिया है तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है ज्यादा और कम, ध्रुवीय के लिए कम, और अगर अध्रुवीय है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होती है ज्यादा। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। कारण क्या है वो भी एग्जाम्पल से समझते हैं। कारण यह है, जैसे हमने लिया संयुग्मित इनोन, संयुग्मित इनोन में C डबल बॉन्ड O बंद होता है और इस पे क्या उपस्थित है, लॉन पेयर होने को इसमें N2 पाई 2 पाई स्टार संक्रमण भी होगा, N2 सिग्मा स्टार भी होगा, N2 पाई स्टार भी, तीनों प्रकार के संक्रमण। तो हम इन लॉन पेयर के आधार देख लेते हैं संक्रमण को कैसे। पहले इसको टॉपिक को देखते हैं, हमें देखना है सिर्फ 3 संक्रमण है, पहले इसको देखते हैं। देखो हमने क्या लिया, संयुग्मित इनोन लिया, इनोन, और विलायक के रूप में लिया मैंने एक बार हेक्सेन। क्या लिया है, सामान्य नॉर्मल हेक्सेन। हेक्सेन क्या होता है, हेक्सेन क्या, हेक्सेन में कोई एरोमेटिक गुण होता है। हेक्सेन, मैं हेक्सेन की बात कर रही हूं। हेक्स मतलब 6, हेक्स इन 6 कार्बन, सभी में सिंगल बॉन्ड। तो हेक्सेन कोई ध्रुवीय नहीं होता, उसमें कोई ध्रुव उत्पन्न नहीं होते हैं, सिर्फ एक, जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जैसे होता है ना, इसी तरह 6 कार्बन और सभी सिंगल बॉन्ड से, तो उसमें कोई ध्रुवीयता नहीं होती। लेकिन मैं दूसरे केस में ले रही हूं संयुग्मित इनोन प्लस जल ले लिया मैंने। अब मैंने विलायक एक बार में तो लिया अध्रुवीय और एक बार में लिया है ध्रुवीय, और मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, ध्रुवीय है तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस कारण को समझना है। क्या होता है कि संयुग्मित इनोन जब हेक्सेन में विलय होता है, हेक्सेन अध्रुवीय समूह होने के कारण हेक्सेन और इनोन के मध्य कोई बंध नहीं रहता। अध्रुवीय, ये तो ध्रुवीय है, ये अध्रुवीय, इनके मध्य कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। कोई इंट्रैक्शन नहीं होता तो आसानी से कोई भी कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो सकता है। अब इसमें क्यों नहीं हो सकता, पहले इसको देखते हैं, फिर ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस संयुग्मित इनोन को जल में ध्रुवीय विलायक में जोड़ूं, मिलाऊं, तो क्या होगा, ये भी ध्रुवीय, ये भी ध्रुवीय, आपस में इंट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O और जल, जल क्या होता है, OH, ये तो होता है। तो अगर दो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में एक हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बंध का निर्माण, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जब दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन जाके व्यवस्थित होता है और दोनों से बंध बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन उपस्थित है, दोनों से बंध बनाया हुआ है, तो क्या फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिना इलेक्ट्रॉन के तो होगी नहीं, मतलब है ये है कि अगर ऑक्सीजन ने 2 बंध यहां बनाए, तीसरा बंध इसके साथ आंशिक रूप से बनाया, तो इस पे क्या हो जाएगा,
इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो दो लोन पेयर थे वो अब इससे बंध बनाने में क्या हो गए, बिजी हो गए, इससे बंध बनाने में बिजी हो गए। तो क्या सामान्य रूप में इलेक्ट्रॉन अगर हम कम ऊर्जा दें तो क्या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जा पाएगा? नहीं, क्योंकि वो बंधा हुआ है किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बंधा हुआ है। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बंधा हुआ है तो तुलनात्मक रूप से हमें कैसी ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा, इससे तो ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई बंध नहीं बन रहा। इसमें क्या ऊर्जा, जब ई की वैल्यू बढ़ती है, ऊर्जा की वैल्यू, तो आप जानते हैं ई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा, जब ई की वैल्यू बढ़ती है तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए जब संयुग्मित इनोन में जल को लिया जाता है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा देंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद आगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इनोन क्या होते हैं। इनोन में ध्रुवीयता का, अगर हम विलायक की प्रकृति को देखें तो ध्रुवीयता में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम, अध्रुवी में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा। इसमें कम क्यों? क्योंकि ऊर्जा ज्यादा चाहिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के संक्रमित होने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक है अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों, जिनको हम क्या कह सकते हैं, इनोन भी कहते हैं, के लिए वुडवर्थ या वुडवर्थ व फीजर का नियम लो। अब इस नियम को पढ़ने के लिए भी हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं वो रूल्स लिख देती हूँ जैसे आप इजीली बोर्ड पे समझ सकें कि हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, क्योंकि वुडवर्थ तथा फीजर लैम्डा की वैल्यू, किसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना सिखाता है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को। तो उसके लिए हमें कुछ मान लिखने होंगे। पहले मैं उन मानों को लिख देती हूँ। असंतृप्त अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक या फिर इनोन के लिए वुडवर्थ तथा फीजर के नियम के आधार पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वुडवर्थ तथा फीजर ने कुछ नियम दिए जिसके अनुसार पहले हम कुछ नियम, वो जो नियम है उसको समझ लेते हैं। अगर अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है, अर्थात क्या है, इनोन है, तो मूलवान 215 होता है। अब इसमें क्या चेंज है वो देखते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन के लिए मूलमान क्या है, 215। याद रखना है ये चक्रीय भी हो सकते हैं, अचक्रीय भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, वो अचक्रीय के हैं, इसके बाद हम चक्रीय देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हो कंडीशन क्या है। जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और संयुग्मन में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनोन। जैसे कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, उसी तरह से इसको क्या लिया है, इनोन। देखो तो डबल बॉन्ड संयुग्म असंतृप्त कीटोन व अल्फा बीटा, मतलब ये क्या हुआ, इसके आगे क्या है, इसके सापेक्ष अल्फा और अल्फा के आगे बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा आगे बीटा, इनके बीच में क्या असंतृप्तता है और आगे क्या है, ये कीटोनिक समूह है। तो इसे बोलेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। मैं अभी आपको पहचानना सिखा दूंगी कि हम क्वेश्चंस में कैसे पहचानते हैं। अगर देखो इसके लिए मूलमान होता है सामान्यतः 215। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे कुछ अलग x लिखा है। x यहाँ हेलोजन नहीं है, x का मतलब है हम x की जगह अलग अलग समूहों को बदल सकते हैं। देखते हैं कैसे। अगर ये यौगिक दिया है तो इसके लिए मूलमान होता है 215। कब, जब यहाँ x बराबर क्या है, R है, एल्किल समूह, मतलब CH3 है, C2H5OH है। अगर एल्किल चेन है यहाँ x की जगह, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 215 वैल्यू। मतलब अगर देखो इसी के बेसिस पे सबसे पहले एक नियम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जब x बराबर क्या है, एल्किल समूह, ये देखो अगर x बराबर एल्किल समूह है तो मूलमान इसके लिए क्या होगा, 215। हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये कीटोनिक, इसके संयुग्मन में ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया, इनोन आ गया। तो हमने ढूंढ ली यहां से यहां तक कि क्या है, इनोन चेन है। यहां पर ये देखना है कि सी डबल बॉन्ड ओ से जो
X परमाणु जुड़ा है, यहाँ X जुड़ा था, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, एल्किल समूह है, तो इसके लिए मूल मान क्या हो जाएगा, मूल मान क्या आएगा, मूल मान होगा 215 नैनोमीटर। अब दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यदि x बराबर h हो तो मूल मान 217। अब यहां देखते हैं भाई C डबल बॉन्ड O C। अब देखो यहां से यहां तक हमने क्या किया है, इस H को एल के मैथिल समूह से जो प्रतिस्थापित कर दिया है, तो इसके लिए हम नया मैन ऐड कर देंगे। तो इससे मतलब नहीं, हमें यहाँ x की जगह देखना है, यहाँ x की जगह अब क्या है, h है। h होने पर देखते हैं x बराबर h हो तो क्या आएगा, मूल मान 217। तो इसका मतलब है इसके लिए मूल मान कितना होगा, मूल मान बराबर 217। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखो, अगर फिर से इस x की जगह इनकी जगह कोई और समूह, अब इसमें क्या है, OH है, वही ये इनॉन डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो क्या इनॉन। अब यहाँ x की जगह क्या है, x की जगह है OH। OH होने पर OH हो या OR हो क्या होता है 193, तो क्या आएगा, मूल मान कितना हो जाएगा 193। पहले हमने मूल मान देखो तीनों के लिए अलग अलग आए, तो मैंने तीनों के एग्जांपल्स लिए जो कंडीशंस आपको रूल्स में दी हुई है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर x की जगह CS3 इसलिए मूल मान ये, H है तो ये, और यहाँ पर OH है तो क्या है, ये मूल मान हो गया। अब हम देखते हैं द्विबंध व कार्बोनिल समूह 5 सदस्य वाले में भी हो सकता है। अभी हम चक्रीय की बात नहीं कर रहे, तो अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। भारी चक्रीय द्विबंध भी चक्रीय में आता है, ये भी यूजफुल नहीं है। अब देखो प्रत्येक एल्किल समूह व वलयवशेष यूजफुल नहीं है, लेकिन एल्किल समूह तो है। प्रत्येक एल्किल समूह व वलयवशेष के लिए वृद्धि है। अगर एल्फा स्थिति पर है, ये हो गया B, ये हो गया C। अगर वलयवशेष नहीं है तो हम एल्किल के लिए देख रहे हैं। अगर एल्किल समूह अल्फा स्थिति पर है तो 10 की, बीटा पर है तो 12 की, और गामा डेल्टा पर है तो 18 की वृद्धि होती है। तो देख लेते हैं कार्बोनिल और इसके आगे वाला अल्फा और इसके आगे वाला बीटा, ये हो गया। अब ये बताओ ये दो एल्किल समूह है तो, लेकिन कौन सी स्थिति पर है, बीटा स्थिति पर है। तो बीटा स्थिति पर एल्किल वृद्धि कितने हैं, दो बीटा एल्किल, दो एल्किल समूह, तो वृद्धि अगर बीटा पर हो तो वृद्धि बीटा स्थिति पर के लिए 12, तो 12 दूनी 24 की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। और कुछ स्पेशल है नहीं है, तो 9 3 2 कितनी वैल्यू आएगी 239 नैनोमीटर। ये हम सिर्फ सीधी श्रृंखला वालों के लिए देख रहे हैं। देखो अब इसके लिए, अब पहले अल्फा बीटा स्थिति देखते हैं। ये अल्फा, सॉरी इसके आगे वाला अल्फा, कार्बोनिल के आगे वाला अल्फा और ये बीटा। अब देखो अल्फा बीटा, बीटा स्थिति पर है दो एल्किल, यहाँ पर गामा पर, सॉरी अल्फा पर भी एक एल्किल है, यहाँ पर हाइड्रोजन था पर यहाँ एल्किल है, प्रतिस्थापी जुड़ा है। तो अल्फा के लिए वृद्धि कितने की है 10 की, बीटा के लिए 12 की। तो 12 मतलब बीटा पर 2 हैं तो 12 दूनी 24, अल्फा पर 1 है तो 10। देखो तो अल्फा स्थिति पर एल्किल, इसको मैं यहां लिख देती हूं 193 Nm मूल मान, ये इसके लिए है, इसको मिटा देते हैं। अल्फा स्थिति पर एल्किल समूह कितने की वृद्धि 10 की। बीटा स्थिति पर 2 एल्किल, 2 एल्किल तो कितनी होगी 12 दूनी 24, 7 11 1 3 4 5, तो कितनी वैल्यू आ गई 251 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है मूल मान इसके लिए लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कहीं भी नहीं जुड़ा, यहाँ पे सिर्फ एक एल्किल समूह जुड़ रहा है। स्थिति देखो इसके आगे ये अल्फा, कार्बोनिल के आगे देखना है वो इसके आगे वाला कार्बन अल्फा, और ये बीटा, बीटा पर क्या है तो बीटा स्थिति पर है तो कितने की वृद्धि 12 की, जोड़ दो 5, 205 नैनोमीटर। अगर यहाँ पर और कार्बन चेन जोड़ते हैं अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो स्थिति पर हम उसके अनुसार देख लेते हैं। बीटा के बाद अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा के बाद बीटा कार्बन, बीटा पर जितने एल्किल जुड़े, और बीटा के बाद गामा और डेल्टा है तो गामा और डेल्टा के लिए भी वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब ये मैंने अचक्रीय, जो चक्रीय नहीं है उनके लिए ये एग्जाम्पल्स लिखा दिए,
जो भी कंडीशंस थी उन तीनों के एग्जाम्पल्स दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद हम आप चक्रीय वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है हमें। अब इसके लिए ये संयुग्म में तीनों है, पहले देखते हैं कैसे है। देखो सबसे पहले अगर यहां C लिख दूं मैं तो C डबल बॉन्ड O, देखो मैं यहां पे लिख रही हूं उसकी स्थिति, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। तो देखो C डबल बॉन्ड O के संयुग्मन में क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर से एकल बॉन्ड, दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, संयुग्मी तीनों। तो हमें पहले पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हमें और किसी, चाहे इस वलय को मैं एक और यहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें वहां तक सीमित रहना है जहां तक इनोन की अल्फा बीटा गामा डेल्टा कंडीशन तक वो कवर हो सके, उसके बाद कुछ भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दिखते हैं, देखो इसके लिए मैं आगे एग्जांपल करूंगी, पहले पहचान लो। यहां से यहां तक मतलब हम अगर यहां से यहां तक की इनोन कहते हैं तो इनोन है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इनोन है। अब आगे देखो, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसमें बोला है इनोन अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन, इनोन के लिए वैल्यू कितनी होती है, 215। अब ये तो थे असंतृप्त वाली बात, तो ये अभी हमने यूज कर चुके हैं, तो इससे हमें बात नहीं करनी है। अभी ये असंतृप्त वाली बात हो चुकी है। ठीक है, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोनों के लिए मूल मान 215 होता है, और ये चक्रीय भी हो सकते हैं। तो मान कितना होता है, 215। तो मूल मान कितना लिख दें हम, 215। अगर ये वाले 5 सदस्य होती तो 5 सदस्य के लिए मैंने ये लिखा है, अगर ये सब 6 सदस्य, ये 5 होती तो मैंने अलग से लिख दिया है, 202 मान हो जाता है। इसका हम एग्जाम्पल करेंगे। तो हम मूल मान लिख लिया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसमें कोई वलय अवशेष है या नहीं, या एल्किल समूह है या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले स्थिति ढूंढना है। इसको करने के बाद, पहचानने के बाद आपको सीधे ही अल्फा बीटा गामा डेल्टा स्थिति तय कर देनी है। क्यों? क्योंकि अभी बताती हूं। देखो जैसे इसके बाद वाला अल्फा, ये बीटा, ठीक है। अगर मैंने यहां कोई वलय जोड़ी होती तो क्या होता, ये गामा होता, ये गामा, ये होता डेल्टा। अगर मैं यहां 2 एल्किल जोड़ दूं, 4 एल्किल जोड़ दूं, तो इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें सीमित रहना है गामा डेल्टा। अगर यहाँ एल्किल जुड़ा होता तो उसकी वैल्यू जुड़ जाती, यहां जुड़ा होता तो मतलब डेल्टा तक वैल्यू जोड़े, डेल्टा तक अगर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो फर्क पड़ेगा। आगे वाले कितनी भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले ये लिख देना है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहां तक आ रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो पहले हम वलय अवशेष पहचान लेते हैं। वलय अवशेष क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़े ऐसे एकल बॉन्ड जो कहीं और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ना है। तो देखो ये इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये एकल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये नहीं होगा। इसको देखो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एकल बॉन्ड जो आगे डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा ये है। डबल बॉन्ड से जुड़ा ऐसा एकल बॉन्ड जो आगे नहीं जुड़ा है वो है एक ये रहा। तो देखो अब आप कहोगे कि यहाँ पे फ्री है तो इसको हम एल्किल भी मान सकते हैं। अगर आप एल्किल मानोगे तो वलय अवशेष नहीं मानोगे, वलय अवशेष मानोगे तो एल्किल नहीं मानोगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ CH3 जोड़ती तो यहाँ एल्किल की वैल्यू जुड़ जाती। क्या एल्किल बिना वलय अवशेष के जुड़ता? क्या नहीं। तो वलय अवशेष मानोगे तो आपको एल्किल नहीं मानना, एल्किल मानना है तो वलय अवशेष नहीं मानना। इस कंडीशन में तो क्या होगा, ये हमने वलय अवशेष मान लो या एल्किल मान लो, क्योंकि दोनों पे ही अगर वलय अवशेष बीटा स्थिति पर अगर एल्किल हो चाहे वलय अवशेष हो, वृद्धि 12 की ही होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या मानते हैं, वलय अवशेष या एल्किल। तो अब देखो सबसे पहले अल्फा पर कुछ है नहीं है, बीटा पर है। तो क्या है, बीटा स्थिति पर 2 वलय अवशेष कितने की वृद्धि करेंगे। अब हमें ध्यान रखना है वलय अवशेष के लिए अलग स्थिति पर अलग वृद्धि। 24, 12 दूनी 24, 12 इंटू 2, 9, 3, कितने की वृद्धि हुई, कितनी वैल्यू प्राप्त हुई लैम्डा मैक्सिमम की, 239 नैनोमीटर।
तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत इजी था। अगर मैं यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड जुड़ा होता तो संयुग्मन का विस्तार होता, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ये देखो, अभी आपके लिए एग्जाम्पल है। पहले इनोन पहचान लो, डबल बॉन्ड। अब मैं इसको पहले अलग से लिख रही हूं, देखो डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, फिर यहां लगा डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड, यहां कार्बन होगा, तो देखो सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो संयुग्मन में इनोन है तो क्या होगा, अब देखो, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक इनोन। अब इसको देखो, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब एकांतर में एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये संयुग्मन को थोड़ा बढ़ा रहा है, इनोन में ही आ रहा है, तो यहां से यहां तक ले लेते हैं हम। हमेशा संयुग्मित स्थिति से ही आगे बढ़ा जा सकता है, बिना संयुग्मित स्थिति के बढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप है, आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा निर्धारित करना है। तो इसके बाद ये कार्बन, इसके अगले वाला अल्फा बीटा गामा, और ये क्या हो गया डेल्टा। ठीक है, ये भी निर्धारित कर दिया। अब इसके बाद अब मूल मान क्या होता है, ये 6 सदस्यीय वाले आपको दिख रही है, मूल मान 215, तो 215 लेना है। 5 सदस्यीय होती है तो मैंने वैल्यू लिखी है 202, तो यहां क्या लेंगे 215 नैनोमीटर। अब इसके बाद देखो, इसमें अब हमें और क्या जरूरत है, अब वही देखते हैं वलय अवशेष। अब हम वलय अवशेष देखते हैं। वलय अवशेष पहले अभी देखना पड़ेगा, वो अल्फा बीटा गामा सबकी स्थिति से अलग अलग होते हैं। तो देखो, इस पे देखो, डबल बॉन्ड से ये एकल बॉन्ड जुड़ा है, लेकिन यहां डबल बॉन्ड से जुड़ गया, छोड़ो ये कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया। डबल बॉन्ड से एकल बॉन्ड ये रहा और एक ये रहा, पर ये इधर जुड़ा हुआ है तो इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद आगे देखो, डबल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, एकल बॉन्ड आगे किसी से नहीं जुड़ा, तो एक ही हो जाएगा। अब देखो, अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो ये डबल बॉन्ड से ये एकल बॉन्ड जुड़ा है, लेकिन हमें एक तरफ स्थिति मानते जाना है। कहाँ, जहां पर संयुग्मन बढ़ता जा रहा है, जहां पर डबल बॉन्ड संयुग्मित स्थिति में आ रहा है कीटोन के, तो हमें उसी दिशा में अल्फा बीटा गामा डेल्टा निर्धारित करने, यहाँ पर नहीं निर्धारित करना। यहाँ पर कितने भी समूह जुड़े हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देख लो, वलय अवशेष कौन सी स्थिति पर है, एक तो ये है और एक ये है। कौन सी पे, एक बीटा पर है और एक डेल्टा पर है। तो बीटा के लिए क्या होती है 12 की, और डेल्टा गामा या डेल्टा के लिए होती है 18 की। तो बीटा पर वलय अवशेष 12 और डेल्टा पर वलय अवशेष 18। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज और बढ़ रही है, संयुग्मन का विस्तार करने के वाले द्विबंध के लिए 30 नैनोमीटर मैंने इधर लिखा हुआ है। एक 5वां रूल और है। तो संयुग्मन का विस्तार देखो, हमें इनोन यहीं तक मिल गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, संयुग्मन को बढ़ा रहा है। तो एक संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए, तो संयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध के लिए कितने की हो गई वृद्धि, 30 की। तो इनको काउंट कर दो, काउंट करेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।